Morning, would be doctors. How is the juice? Good. So, would be doctors, कल या डे आफ्टर टुमारो आपका +2 का रिजल्ट भी आने वाला है। आई विल प्रे कि सबका अच्छा रिजल्ट आए और सबके परसेंटेज ऑफ मार्क्स +2 में अच्छे आए। वैसे आईसीएससी का आ गया है। आईसीएससी के +2 के बच्चे मेरे को इतने लिंक में नहीं हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में देख रहा था बड़े अच्छे बच्चों के मार्क्स आए हैं। गुड लक टू देम। सो आपका भी रिजल्ट +2 का बहुत अच्छा आएगा। सो वुड बी डॉक्टर्स, कल आपका नेक्स्ट टेस्ट है। होप आपने बहुत अच्छी तरह इसकी तैयारी कर ली होगी। देखो, आपको टेस्ट की तैयारी करने के लिए भी मैंने स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले जो हमने लास्ट मंथ जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसके टेस्ट को आपने थोरोली करना है। फिर जिस टॉपिक का आपके पास टेस्ट है उस टॉपिक की आपने थ्योरी जहाँ से पहले पढ़ते आए हो, फिर आपने उसकी थ्योरी को रिवाइज करना है। और ख़ास तौर पर बायोलॉजी की एनसीईआरटी की जो बुक है आपने वो अच्छी तरह से तैयार करनी है। और फिर मैंने कहा था कि कहीं से भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कहीं पे 100 क्वेश्चंस मिल जाएं मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस के लिए उन्हीं टॉपिक्स के। केमिस्ट्री के लिए भी 40-50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएं। इसी तरह फिजिक्स के लिए भी 40 to 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएं। तो आपने थ्योरी पढ़कर उसके बाद उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और फिर आपने कल 2 बजे आपने एग्जैक्ट बिल्कुल, आप किसी ने कोई गलती नहीं करनी है। 2 से 5 आपने टेस्ट करना है और टेस्ट करने के भी मैंने आपको स्टेप्स बता दिए थे। उसके बाद 3 घंटे टेस्ट करने हैं और कम से कम 5 घंटे उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस करना है। वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। सो वुड बी डॉक्टर्स, दिस इज माय 35th लेक्चर ऑफ दिस फिजिक्स क्रैश कोर्स। तो लास्ट मैंने 3-4 लेक्चर्स में आपके साथ वेव मोशन शुरू किया हुआ है। वेव मोशन का मैंने आपके पास वेव मोशन है क्या, ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशंस, देन वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव्स, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, देन डॉपलर इफेक्ट, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, देन स्टेशनरी वेव्स। ये सब मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हाउ स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड इन टेस्टिंग closed organ pipe, both ends closed organ pipe, open organ pipe। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब closed organ pipe है तो उसका one end closed है, और open organ pipe है तो इट मीन दैट उसके दोनों ends open है। और जब दोनों ends closed होंगे तो दैट विल बी मेंशन। तो इसमें कैसे स्टेशनरी वेव्स बनती हैं ये सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि आपके पास जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, बोथ एंड्स ओपन है और बोथ एंड्स क्लोज्ड है, सबके लिए आपके पास वेवलेंथ ऑफ एनी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या बताया था कि दैट इज इक्वल टू द 2L/n, वे n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और सब केसेस में फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू V/λn, or that is equal to nV/2L. In all these 3 cases, ratios of the frequency क्या है, 1:2:3 and so on है। तो आपके पास जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, आई टोल्ड यू मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का था। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है इन ऑल दीज 3 केसेस। तो मैंने उसको क्या कहा था, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर। और स्ट्रेस स्ट्रिंग के लिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या ली गई थी, √T/n। बाकी आपके पास जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, और सॉरी बोथ एंड्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है या बोथ एंड्स ओपन ऑर्गन पाइप है, उनमें वेलोसिटी v ही लेंगे। और फिर मैंने क्या कहा था कि आपके पास क्लोज्ड स्ट्रेस स्ट्रिंग में क्या है, किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन में
आपके पास n+1 नोड्स बन रहे हैं और n क्या बन रहे हैं, एंटी नोड्स बन रहे हैं। बोथ एंड्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में भी क्या है, n+1 नोड्स बन रहे हैं और n एंटी नोड्स बन रहे हैं। लेकिन बोथ एंड्स ओपन ऑर्गन पाइप और सिंपल ओपन ऑर्गन पाइप में उल्टा है, n+1 क्या है, वहां पे एंटी नोड्स बन रहे हैं और n क्या बन रहे हैं, नोड्स बन रहे हैं। स्टेस्टिंग और बोथ एंड्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में मैं दोनों केसेस में कहा था इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव क्या है, -2r sin kx cos omega t है। लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव क्या है, 2r cos kx sin omega t है। स्टेस्टिंग एंड बोथ एंड्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपके पास पहला नोड बन रहा है, लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप में पहला आपके पास क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है। एंड इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप तो क्या कहा था मैंने कि किसी भी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो वेवलेंथ है वो क्या है, 2 दैट इज 4l/2n+1 है। और यहां पे क्या कहा था कि हियर n इज इक्वल टू क्या है, 0 1 2 3 है। अगर n इज इक्वल टू 1 2 3 लेना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 4l/2n-1 और फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या आ जाएगी, दैट इज 2n+1 v/4l। और आई टोल्ड यू कि रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या आ रही है, 1:3:5 आ रही है। तो आपके पास फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे थ्राइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ पे क्या कहा था कि ओड हार्मोनिक्स आर एग्जिस्टिंग, यहाँ पे क्या है, नॉन म्यूजिकल साउंड ऑब्टेन हो रही है। इस केस में भी जो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव आई है, -2r sin kx cos omega t आई है। और इस केस में आई टोल्ड यू कि किसी भी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में n नोड्स बन रहे हैं और n एंटी नोड्स आपके पास बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस में विच आर बेस्ड अपॉन दिस आपके पास फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव जो है, इनके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में मैंने क्या कहा था कि इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से वी आर हैविंग एन एक्सपेरिमेंट दैट इज द रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वहां से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड भी कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, v = 2f × L2 - L1। इसके ऊपर मैंने एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। L1 और L2 मैंने क्या कहा था कि दीज आर द रेजोनेटिंग लेंथ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि a certain string will resonate to several frequencies, the lowest of which is 400 cps. cps means cycles per second. Then next 3 higher frequencies are, देखो next 3 higher frequency पूछी है। तो मैंने क्या है आपके पास टेस्टिंग है, टेस्टिंग में रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या है, 1:2:3 एंड सो ऑन। अगर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी f है तो नेक्स्ट वाले मोड की क्या होगी 2f, उससे नेक्स्ट की क्या होगी 3f एंड सो ऑन। अब यहाँ पे f क्या दिया हुआ है आपके पास 400 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट हाई क्या आ जाएंगे आपके पास 800, 1200 और 1600। तो करेक्ट आंसर इज यहाँ पे सेकंड चॉइस में जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है 800, 1200 एंड 600। दीज आर द नेक्स्ट 3 हायर फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। It can be asked on 13th September. What is this question? The fundamental frequency of a string stretched with a weight of 4 kg is 256 Hz. The weight acquired to produce its octave is, हमें वो कहता है ऑक्टेव का क्या मतलब है। देखो ऑक्टेव का मतलब होता है डबल ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। दो होते हैं, ऑक्टेव सिंपल ऑक्टेव लिखा मतलब डबल, ऑक्टेव लोअर लिखा तो मतलब हाफ। अब हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, डबल करना है। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है 1/2l √T/m। लेंथ सेम रखनी है, स्मॉल m सेम है। हमने सिर्फ टेंशन को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, डबल करना है। फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, टेंशन क्या करनी पड़ेगी 4 टाइम्स करनी पड़ेगी। इनिशियली टेंशन कितनी है 4 किलोग्राम है, तो अब आपको टेंशन कितनी करनी पड़ेगी 16 किलोग्राम वेट करनी पड़ेगी। ए चॉइस दिया हुआ है 4 किलोग्राम वेट, बी चॉइस इज 12 किलोग्राम वेट, सी चॉइस इज 16 किलोग्राम वेट, डी चॉइस इज 24 किलोग्राम वेट। करेक्ट आंसर इज दैट इज 16 किलोग्राम वेट। क्लियर।
Next question is a wire of density 10 raised power 3 kilogram per meter cube is stretched, क्या कहा गया, is stretched between two clamps of 100 centimeter in a part and is stretched to an extension of 4.9 into 10 raised power minus 4 meter. Then the lowest frequency of transverse vibration in the wire is, and Young's modulus of the material of the wire is 9 into 10 raised power 10 Newton per meter square दिया हुआ है. तो हमने क्या कैलकुलेट करनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आती है टेस्टिंग में, दिस इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T/n. अब इस टेंशन से क्या होता है कि वायर में कोई एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, तो वो क्या होगी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, T कैपिटल L अपॉन A into small l. This is the relation between for Young's modulus of elasticity, tension testing, original length, extension, area. तो यहां से T की वैल्यू क्या होगी, T will be equal to here Y A small l upon capital L आ जाएगा. Now substituting this value, fundamental frequency क्या बन जाएगी, this is 1/2L under root of Y A small l upon कैपिटल L इंटू स्मॉल m. स्मॉल m को क्या लिख सकते हो आप, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ है. मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि दिस इज मास पर यूनिट लेंथ है. मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ. कैपिटल L विल बी हियर, स्मॉल m इज, स्मॉल l इज हियर a इंटू कैपिटल है. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, y a स्मॉल l स्क्वायर, y a सॉरी दिस इज a इंटू, ये क्या आ जाएगा a इंटू रो a, क्योंकि दिस इज मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू रो आ जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा, y a आपके पास क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, y 1/2L y small l capital L into rho. Y is Young's modulus of elasticity, that is given, that is 9 into 10 raised power 10. Small l is the extension, that is 4.9 into 10 to the power minus 4. Capital L is 1 meter. Density of the wire is given, that is 10 raised power 3 kilogram per meter cube. Substituting these values, we shall get nearly equal to, ये आ जाएगा 1.5 into 10 raised power minus 2 hertz फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. चॉइस दी हुई है 1.5 into 10 raised power minus 2, 1.5 into 10 raised power minus 3, 1.5 into 10 raised power minus 4, 1.5 into 10 raised power minus 5. अब देखो आपके पास 1. सारी चॉइसेस में 1.5 वाला फैक्टर क्या कॉमन है. अब आपने इस क्वेश्चन में ध्यान से जब कैलकुलेशन करनी है तो आपने सिर्फ एक 10 की पावर सॉल्व करनी है. 10 की पावर आपके पास जो आएगी दैट विल बी द करेक्ट आंसर. तो हमारे पास 10 की पावर क्या आ रही है, -2 आ रही है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. कहता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप हैव देयर फर्स्ट ओवरटोन्स आइडेंटिकल इन फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट ओवरटोन मींस सेकंड हार्मोनिक की उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आइडेंटिकल है. एक क्लोज्ड है और एक ओपन है. क्लोज ऑर्गन की सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लोज ऑर्गन पाइप की, दैट इज F1. दिस इज फॉर क्लोज, दैट इज 3V/4L2. और ओपन ऑर्गन पाइप की सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज V/L2. LC means that is the length of closed organ pipe, LO means the length of open organ pipe. अब इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या दी हुई हैं, इक्वल दी हुई हैं, दे आर आइडेंटिकल इन फ्रीक्वेंसी. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन FC इज इक्वल टू क्या है, FO है. देयरफॉर 3V/4LC इज इक्वल टू क्या होगा, V/L0. V कैंसल आउट हो गया. इट इज आस्क्ड कि LC/L0 क्या है, रेशियो ऑफ देयर लेंथ क्या है. इट मीन दैट रेशियो ऑफ देयर लेंथ क्या आ गई, 3:4 कैलकुलेट होगी. क्लियर. फर्स्ट चॉइस दी हुई थी 1:2,
सेकंड 2:3, थर्ड चॉइस क्या दी हुई है 3:4, फोर्थ चॉइस दी हुई है 4:5. तो करेक्ट आंसर इज अवर थर्ड, दैट इज 3:4. नेक्स्ट देखिए, बड़ा अच्छा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पीछे भी आया हुआ है ये नीट में, अब की बार भी आ सकता है. 13 सितंबर को भी दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. व्हाट इज द क्वेश्चन? ए सिलेंड्रिकल रेजोनेंस ट्यूब ओपन एट both ends has fundamental frequency f in air. If half of the length is dipped vertically in water, the fundamental frequency of the air column will be. आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप? दैट इज v by 2L. Simple, it will be v by 2L. This is the frequency, fundamental frequency of open organ pipe. अब क्या किया, ये आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप थी, अब इस ओपन ऑर्गन पाइप को हाफ ऑफ द लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है L है, L इज इट्स लेंथ, इसको हमने क्या कर दिया, वाटर में डिप कर दिया. वाटर में हाफ ऑफ द लेंथ इज डिप्ड इन वाटर. नाउ इट बिकम्स, अब ये क्या बन गई, नाउ इट बिकम्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. इसका एक एंड वाटर के लेवल के साथ क्या हो गया, क्लोज हो गया, और इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ भी कितनी बन गई, अब नाउ इट्स लेंथ इज L by 2. अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दिस इज द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दैट इज V by 4L. L इज हियर, क्या होती है V by 4L. L इज हियर, L by 2. So this is equal to क्या हो जाएगा V by 2L, और V by 2L क्या है, that is F. तो आपके पास अभी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसकी F ही रहेगी. क्लियर? क्योंकि आपके पास F नॉट क्या है, दिस इज F, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर FC इज इक्वल टू क्या आएगा, F के बराबर आ जाएगा. क्लियर? तो हाफ ऑफ द लेंथ को अगर वाटर में आप डिप कर देते हो, डिप करने के बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. नो डाउट इट बिकम्स ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, बट आफ्टर दैट आल्सो इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, क्योंकि आपके पास वहां पे एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V by 4L है, लेंथ आपके पास क्या बन गई, हाफ होगी, तो जिसके कारण फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपके पास, सेम. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. कहता है एंड करेक्शन ऑफ ए रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर इफ शॉर्टेस्ट लेंथ रेजोनेटिंग विथ ट्यूनिंग फोक इज 15 सेंटीमीटर, द नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज. मैंने आपको कहा था कि जब एंड करेक्शन दियो तो एक्चुअल लेंथ क्या होती है वेव की, क्या होती है, L प्लस E होती है. क्या होती है, L प्लस E. तो आपके पास यहां पे वेव की लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी 15 प्लस 1, दैट विल बी 16 सेंटीमीटर. अब आपके पास क्या है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ क्या होती है, थ्राइस होती है. तो पहली रेजोनेटिंग लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर. तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ क्या आ जाएगी, 16 ऑफ 3 कितना आ जाएगी, 48 सेंटीमीटर आ जाएगी. ठीक हो गया? तो 48 सेंटीमीटर में से आपके क्वेश्चन पूछा, इट इज आस्क्ड कि नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ क्या आ जाएगी, इसमें हम एंड करेक्शन क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे. कितनी है, 1 सेंटीमीटर. तो क्या रहेगी, 48 माइनस 1. लास्ट में जब नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ निकालोगे उसमें आपने एंड करेक्शन जरूर सबट्रैक्ट करनी है. तो कितनी आ जाएगी, 47 सेंटीमीटर आ जाएगी. फर्स्ट चॉइस दी हुई है 31 सेंटीमीटर, सेकेंड चॉइस इज 45 सेंटीमीटर, थर्ड चॉइस इज 46 सेंटीमीटर, फोर्थ चॉइस क्या दी हुई है, दैट इज 47 सेंटीमीटर. So these are some expected questions based upon this stressed in closed organ pipe, both ends closed organ pipe and open organ pipe. Clear? Now next and last topic of this chapter, wave motion, is that is formation of beats. What is the formation of beats? देखो इंटरफेरेंस में क्या था कि दो वेव्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड की एक ही डायरेक्शन में एक ही मीडियम में कैन हैव सम फेज डिफरेंस सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर. तो दे आर जस्ट redistributing their energies. At some point their energy become maximum, at some point their energy become minimum.
or means that is called redistribution of this energy is called interference. Now in stationary wave क्या कहा था कि when two waves traveling in opposite direction superimpose on each other at some points means in that case energy will not transfer this. अब दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन रह जाएगी और इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे जहां पे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे परमानेंटली रेस्ट के ऊपर आ जाएंगे और क्या कहा था नोड्स एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म. अब बीट्स में क्या है कि when two waves which are having same amplitude but difference in their frequencies और वो frequency difference भी क्या है that is less than 10 hertz है superimpose करती हैं. when two waves superimpose at a point what happens उसी point के ऊपर पहले resultant wave का amplitude क्या हो जाएगा maximum हो जाएगा. फिर उसके बाद उसका amplitude क्या हो जाएगा कम होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे कम होता रहेगा then it becomes 0. फिर उसका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा फिर उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. और इस तरह से दो कंजक्टिव आपके पास मैक्सिमा बनते हैं या दो कंजक्टिव मिनिमा बनते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ वन बीट. एंड टाइम टेकन इन द फॉर्मेशन ऑफ one beat is called beat period. Number of beats formed in 1 second is called beat frequency. And this beat frequency is equal to the difference of the frequencies of the two waves which are interfering. अगर बीट की वेव फॉर्म देखनी हो तो आपके पास जो इको की जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है जब आपकी इको करते हैं तो आपके पास इको का जो फाइनल रिजल्ट होता है तो इको की जो वेव फॉर्म होती है वही क्या होती है बीट्स की वेव फॉर्म होती है. सॉरी इको कह रहा हूं ईसीजी जो करते हैं ईसीजी जो है ईसीजी की जो वेव फॉर्म है आपके हार्ट की जब ईसीजी करते हैं ईसीजी की जो वेव फॉर्म है वही आपके पास क्या है बीट्स की वेव फॉर्म है. सो व्हेन सपोज वी आर हैविंग टू वेव्स वन वेव इज y1 इज इक्वल टू क्या है a sin ओमेगा 1 t माइनस kx और दूसरी वेव क्या है y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2 into t minus kx. These two waves are interfering at x is equal to 0. So in this case we shall get a resultant wave whose equation is y is equal to क्या है that is equal to equation of resultant wave is equal to 2a sin omega 1 plus omega 2 into t divided by 2 into cos omega 1 minus omega 2 into t divided by 2. This is the equation of the beat form. ये दोनों वेव्स x is equal to 0 के ऊपर omega 1 means that is equal to 2 pi f1 omega 2 means that is equal to 2 pi f2. These are the two waves which are having the frequency f1 and f2. Remember this f1 minus f2 is less than 10 है and these two waves are superimposing and we are getting a resultant wave of this nature. ये हमारे पास जिसमें साइन टी का फंक्शन आ गया और कोसाइन भी क्या है टी का फंक्शन. अब स्टेशनरी वेव में एक साइन एक्स का था कोसाइन टी का था या साइन टी का था साइन एक्स का था या कोसाइन टी का था. यहाँ पे दोनों साइन और कोसाइन बोथ आर फंक्शन ऑफ टी बिकॉज दे आर इंटरफेयरिंग एट एक्स इज इक्वल टू 0. क्लियर. So this is the equation of a beat and the frequency of beat is that is f is equal to क्या होगा f1 minus f2 होगी. ये कैसे आई आपके पास हमारे पास अगर इस इक्वेशन से देखेंगे कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ द बीट है वो क्या है 2a cos अगर इसको पाई 2 pi f1 2 pi f2 लिख दें 2a cos pi f1 minus f2 into t बन जाएगा. तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द बीट इक्वेशन. अब आपके पास मैक्सिमा के लिए दिस 2a cos pi f1 minus f2 into t क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए. मैक्सिमा के लिए मींस दैट शुड बी इक्वल टू cos
n पाई होना चाहिए। तो यहां से आपके पास टाइम आ जाएंगे, टाइम क्या आ जाएगा, दैट इज n अपॉन f1 माइनस f2 आ जाएगा। मींस वो कौन से टाइम होंगे जहां पे बीट जो बीट बनेगी, इसका जो बीट की बीट बनेगी और उसका एम्पलीट्यूड जो होगा मैक्सिमम होगा, वो कौन सा टाइम होगा, 0, 1 अपॉन f1 माइनस f2, 2 अपॉन f1 माइनस f2, 3 अपॉन f1 माइनस f2। दीज आर द टाइम्स जहां पे आपके पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम कहां पे आएगा कि जहां पे आपके पास cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 क्या होगा, आपके पास 0 होगा। तो मीन्स टाइम क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू f2 माइनस f1, दैट विल बी 1 अपॉन 2 इंटू f2 माइनस f1, 3 अपॉन 2 इंटू f2 माइनस f1 एंड सो ऑन। ये आपके पास टाइम आ जाएंगे जहां पे मिनिमा बनेंगे। और यहीं से हम सॉल्व कर सकते हैं कि दो कंजक्टिव मैक्सिमा का जो टाइम आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन f2 माइनस f1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 अपॉन f2 माइनस f1 क्या होगा, बीट पीरियड होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ बीट पीरियड दैट विल बी बीट फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी, f2 माइनस f1। वो मैंने आपको इनिशियली कह दिया कि डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू वेव्स व्हिच आर इंटरफेयरिंग इज कॉल्ड बीट frequency. So this is very important, beat frequency. It is used to calculate the frequency of a tuning fork which is whose frequency is unknown. तो कैसे हम, तो इसी के ऊपर ही मोस्टली जो एक क्वेश्चन आपके पास इसमें बीट्स के ऊपर हमेशा कंटिन्यूसली आ ही रहा है, और वो आ क्या रहा है, सिंपल। आपके पास क्या क्वेश्चन आता है कि आपके पास देयर आर टू ट्यूनिंग फोक्स, दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 है, और एक की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या है, f2 है, और उनकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, f है। अब इसमें f1 की वैल्यू क्या है आपके पास, नोन है, f1 क्या है, नोन है, और इनकी बीट फ्रीक्वेंसी भी क्या है आपके पास, क्या है, नोन है। और आपने क्या कैलकुलेट करनी है, आपने f2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस डाटा से f2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास जो f है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू क्या है, ये नहीं है कि हमेशा ये f2 माइनस f1 है, ये आपके पास डिपेंड्स कि f1 इज ग्रेटर देन f2 है या f2 इज ग्रेटर देन f1 है। इट कैन बी f1 माइनस f2। बीट फ्रीक्वेंसी जो है ये आपने ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही इट इज f2 माइनस f1, इट कैन बी f1 माइनस f2, डिपेंड्स अपॉन कि f1 ग्रेटर देन f2 है या f2 ग्रेटर देन f1 है। f2 ग्रेटर देन f1 है तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f2 माइनस f1 होगी। अगर f1 ग्रेटर देन f2 है तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f1 माइनस f2 होगी। तो यहां से हमारे पास क्या होता है कि अगर हम देखें कि ये हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी है, f2 की वैल्यू क्या है आपके पास, अननोन है, f1 नोन है, f क्या है, नोन है। देखने में तो ऐसे लगता है कि यहीं से आपके पास f2 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर हम यहां से देखें f2 की आपके पास दो वैल्यू जाएंगी यहां से, इट कैन बी f1 माइनस f और इट कैन बी f1 प्लस f। अगर इसको यूज करते हैं तो आपके पास क्या आती है, f1 प्लस f आती है, इसको यूज करते हैं तो आपके पास क्या आती है, f1 माइनस f है। अब ये होगी या ये होगी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि हम ये रिजल्ट लें ये रिजल्ट लें, क्योंकि हमें पता नहीं अभी, क्योंकि f2 अननोन है, f2 अननोन है, वो f1 से कम भी हो सकती है, वो f1 से ज्यादा भी हो सकती है, अब हमें पता नहीं। तो इसलिए आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो क्या है, दो हो सकती है, इट कैन बी f1 माइनस f हो सकती है, f1 प्लस f हो सकती है। बट एक 24 की दो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू नहीं हो सकती, या तो ये f1 माइनस f होगी या ये f1 प्लस f होगी। अब ये कैसे चूज करें कि इट विल बी f1 माइनस f होगी या f1 प्लस f होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, द ट्यूनिंग फोर्क हुज फ्रीक्वेंसी इज अननोन। ये जो ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, इसके एक प्रोंग के साथ हम वैक्स लगा देंगे, इसके एक प्रोंग के साथ वैक्स लगा देंगे। वैक्स लगाने से क्या होगा, जो भी इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, जो भी इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वैक्स लगाने से जो भी इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चाहे वो f1 से ज्यादा है, चाहे वो f1 से कम है, लेकिन जो भी इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ये कम हो जाएगी, कोरस्पोंडिंगली बीट फ्रीक्वेंसी क्या कर सकती है, कम भी हो सकती है। ये आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी जो है इट कैन डिक्रीज
और इट कैन इंक्रीज, ये डिक्रीज और इंक्रीज दोनों ही कर सकती हैं। अगर तो देखिए आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, कम होती है, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इट मींस दैट इन दोनों का बीट फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो दैट इंप्लाई दैट कि f2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन f1 है, और दैट इंप्लाई दैट f2 की वैल्यू f1 प्लस f है। तो ये अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा वो कैसे। अगर बीट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, बीट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपके पास f2 की जो वैल्यू है, अगर बीट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो दैट इंप्लाई दैट कि f2 की वैल्यू क्या है, लेस देन f1 है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वो क्या कहा था मैंने कि f2 की वैल्यू क्या है, दैट इज ग्रेटर देन f1 है, और दैट इंप्लाइज दैट कि अगर f2 की वैल्यू लेस देन f1 है तो दैट इंप्लाइज दैट f2 क्या है, f1 माइनस f। तो यहां से हम कंक्लूड निकाल सकते हैं कि अगर वैक्सिंग करने से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो f2 की वैल्यू क्या होगी, f1 माइनस f होगी। अगर वैक्सिंग करने से बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, कम होती है, तो f2 की वैल्यू क्या होगी, f1 प्लस f होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्यूनिंग फोक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 500 हर्ट्ज है, क्लियर। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी, 10 हर्ट्ज है, ठीक हो गया। अब एक थर्ड ट्यूनिंग फोक, एक जो सेकंड ट्यूनिंग फोक है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अननोन है, क्लियर। और अब हमारे पास इनकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। आपके पास अननोन की वैल्यू f2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 500 माइनस 10 या 500 प्लस 10, मींस देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f2, वन इज 490, अनदर इज 510। अब हम क्या करते हैं कि सपोज कर लो हमने इस ट्यूनिंग फोक जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अननोन है, इसके एक प्रोंग के साथ वैक्स लगा दिया, और मैंने ये कह दिया कि जब भी आप वैक्स लगाओगे इसकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या करेगी, कम हो जाएगी, f2 की वैल्यू क्या करेगी, कम हो जाएगी। अब आपके पास अगर प्रोंग लगा दी, वैक्स लगा दी, तो क्या हुआ, अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 510 है, तो वो सपोज कर लो 505 हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए 490 है, तो वो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 485 हो जाएगी। अगर तो 485 होती है, जो ट्यूनिंग फोक है जिसकी फ्रीक्वेंसी नोन है, वो कितनी है, 500 है, तो उस केस में बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 505 है तो आपके पास जो आप ट्यूनिंग फोक जिसकी फ्रीक्वेंसी नोन है दैट इज 500 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या रह जाएगी, 5 रह जाएगी। तो मींस अगर f2 की वैल्यू ग्रेटर देन f1 है तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, अगर f2 की वैल्यू लेस देन f1 है तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। यही बात मैं आपको बोल रहा हूं। सेकेंड मेथड है आपके पास f2 को कैलकुलेट करने का, वो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड लोड, दैट इज कॉल्ड फाइलिंग। फाइलिंग मतलब एक ट्यूनिंग फोक इज द ट्यूनिंग फोक व्हिच फ्रीक्वेंसी इज अननोन, द ट्यूनिंग फोक व्हिच फ्रीक्वेंसी इज अननोन, उसके एक प्रोंग में हम होल कर देते हैं। एक प्रोंग में होल करने से जो भी इसकी वैल्यू होगी, व्हाटसएवर इसकी वैल्यू, जैसे वैक्सिंग में क्या कहा था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन यहां पे प्रोंग फाइलिंग करने से जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी, जो भी इसकी अननोन वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। कोरस्पोंडेंटली आपके पास फिर यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है, बीट फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपके पास f2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन f1 है या f2 की वैल्यू क्या है, लेस देन f1 है। अगर आपके पास f2 की वैल्यू क्या है, लेस देन f1 है, तो आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, यहां पे कम हो जाएगी। अगर आपके पास f2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन f1 है, तो आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इट मींस दैट अगर आपके पास, और रिवर्स इज आल्सो ट्रू, वी कैन से अगर यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो f2 की वैल्यू क्या होगी, f1 प्लस f होगी। अगर बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती है तो f2 की वैल्यू क्या होगी, f1 माइनस f होगी। तो आप इन ब्रीफ यू कैन रिमेंबर कि दोनों के रिजल्ट्स, फाइलिंग और लोडिंग वाले रिजल्ट जो हैं उल्टे हैं। मींस आपने ब्रीफ में याद क्या रखना है, लोडिंग करने के बाद अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो f2 की वैल्यू क्या होगी, f1 माइनस f होगी। अगर बीट फ्रीक्वेंसी कम होती है तो f2 की वैल्यू f1 प्लस f होगी। और फाइलिंग करने से अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो f2 की वैल्यू f1 प्लस f होगी, और अगर बीट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो f2 की वैल्यू क्या, बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती है तो f2 की वैल्यू क्या होगी, f1 माइनस f होगी। सिंपल, आपने ये बात याद रखनी है।
एंड सेकंड थिंग इज हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग लोडिंग विद वैक्स या फाइलिंग, किसको कर रहा हूं, द ट्यूनिंग फोक हुज फ्रीक्वेंसी इज अननोन, अगर हम द ट्यूनिंग फोक हुज फ्रीक्वेंसी इज नोन उसको हम लोडिंग विद वैक्स या फाइलिंग करते हैं, आपके पास रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, फाइलिंग वाले रिजल्ट्स क्या बन जाएंगे, वैक्सिंग वाले बन जाएंगे, वैक्सिंग वाले रिजल्ट क्या बन जाएंगे, आपके पास फाइलिंग वाले बन जाएंगे। क्लियर? तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखिए आपके पास, व्हाट इज दिस, कहता है सेट ऑफ 25 ट्यूनिंग फोक इज अरेंज्ड इन ए series of decreasing frequency. Each fork gives 3 beats with the succeeding one. First fork is octave of the last. First fork is octave of the last. Calculate the frequency of the first and 16th tuning fork. अब फर्स्ट की हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑक्टेव ऑफ द लास्ट है। तो मैंने अभी ऑक्टेव का मतलब बताया है कि डबल होता है, मतलब अगर आपके पास लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ है, लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ, तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2f। और क्या दिया हुआ है, ऐसे आपके पास 65 ट्यूनिंग फोक है, ईच गिव्स 3 बीट्स, हर की बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, तो मतलब ये कम होती जाती है, तो मेजर सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2f - 3 होगी, थर्ड वाले की क्या होगी, 2f - 6 होगी, एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपके पास 25 ट्यूनिंग फोक्स हैं। और इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड 16th ट्यूनिंग फोक, फर्स्ट और 16th ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी पूछी है। देखो पहला टर्म है आपके पास 2f, दूसरी है 2f - 3, तीसरी है 2f - 6 एंड सो ऑन। अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसके दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे आपके पास ये क्या है, फर्स्ट टर्म 2f है, ये 2f - 3 है, तो इनका डिफरेंस क्या है, आपके पास क्या है, -3 है, या इनका डिफरेंस क्या है, 3 -3 है, या इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है, -3 है, एंड सो ऑन। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। मतलब अगर आपके पास कोई सीरीज है a + d, a + 2d, तो इनके आपके पास दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, वो क्या है, d है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म होती है वो क्या होती है, tn = a + n - 1 * d। What is here? A is the first term, D is the common difference, N is the any n term. अब हमारे पास ये F क्या है? This is here. This F is the 25th term. ये क्या है? 25th term है। और 2F आपके पास क्या है? This is first term. और D क्या है यहाँ पे? A + D - a. There is common difference. यहाँ पे common difference क्या है? -3 है। तो आप 25th term की वैल्यू क्या रख दोगे? आपके पास that you can substitute. F here, A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, दैट इज 2f, n कितना है यहाँ पे 25 - 1, d कितना है -3, तो दिस बिकम्स 2f प्लस दिस इज 24 - 3 इंटू ये क्या बन जाएगा -72। तो आपके पास यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। मीन्स लास्ट 24 की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, 72। फर्स्ट 24 की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 * 72, दिस विल बी इक्वल टू 144। और इसमें एक चीज निकालनी है, 16 टर्म की आपके पास वैल्यू क्या होगी, 16th 24 की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे a हमें नोन है, a कितना है आपके पास 144, और n कितना है 16 टर्म की निकालनी, n क्या होगा 16 - 1, d क्या आपके पास -3, तो क्या आ जाएगा 144। This becomes 15 - 3, that is becomes -45, 144 - 45, this becomes 99 hertz क्या आ जाएगी, that will be the frequency of the 16th hertz। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसके ऊपर कहता है ends of the prongs of a tuning fork originate in unison with a fork of frequency 500
12 are filed and the forks produce 5 beats when sounded together. What is the frequency of after filing? एक तो मतलब यहाँ पे यूनिसन से क्या मतलब है? यूनिसन मीन्स सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। एक ट्यूनिंग फोक है विच इज हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ ए ट्यूनिंग फोक विच इज हैविंग द फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज। मींस जिस ट्यूनिंग फोक की हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 512 होगी। अब हमने क्या किया? द एंड ऑफ द प्रोंग ऑफ द ट्यूनिंग फोक को क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? इसको फाइल कर दिया। फाइलिंग करने से जो भी इसकी वैल्यू होगी वो क्या करेगी? कम कर जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होने से अब इसकी पहले वैल्यू कितनी है? 512 है। कम होने से मीन्स अब उसकी में बीट फ्रीक्वेंसी भी प्रोड्यूस हुई है। वो कितनी हुई है? 5 हर्ट्ज बीट्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो इट मीन दैट इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 500। फाइल करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 512 माइनस 5 दैट विल बी क्या होगा? 507। 507 इसकी क्या होगी? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूनिंग फोक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी gives 4 beats with a tuning fork of frequency 310. It gives same number of beats on filing when unknown frequency. तो आपके पास एक चीज और बात अननोन का भी ख्याल रखिए। चलो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अननोन वाला आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो आपके पास तब क्या लेंगे? फाइलिंग या वैक्सिंग करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तब आपने क्या करना है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स। हो सकता है रिजल्ट आपका कल ही आ जाए। ऑल द बेस्ट फॉर इट। सो बच्चों, वुड बी डॉक्टर्स, जैसे आपको पता है कि मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, पीएम केयर फंड को समर्पित है। सो बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है और कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। सो इसके लिए हम एक पाठ भी करेंगे, शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।